अक्षय कुमार ने किया तो ठीक, निरहुआ ने किया तो ठीक, लेकिन शाहरुख खान ने किया तो बॉयकॉट। रंग को बेशरम और हमको बेवकूफ बना रहे हो। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू आर वाचिंग संडे शो विद सार्थक, वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात बोलो एंटरटेनमेंट के साथ। सपोर्ट ही नहीं है यार कोई। अच्छा, शो के 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, बट वो वीडियो के एंड में ही रखते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान की नई मूवी आने वाली है पठान, जिसका टीजर ट्रेलर पहले ही लॉन्च हो चुका है और भाई ने भैया तगड़ी 6 पैक एब्स वाली बॉडी बना ली है। लड़कियां तो पागल हो गई हैं। ओह माय गॉड, शाहरुख खान इज बैक। ओह माय गॉड, एसआरके इज बैक। हाँ ठीक है, गया उसका जमाना यार। हमारे डीएम का रिप्लाई करो, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इस मूवी का नया गाना हाल ही में लॉन्च हुआ, बेशरम रंग, जिसमें एसआरके और दीपिका पादुकोण पीक सेक्स अपील बने हुए हैं। इस गाने को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है एज यूजुअल, इंक्लूडिंग एमपीज मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, और बोला गया कि ये गाने में ना सिर्फ अश्लीलता है, बल्कि गाने में दीपिका ने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं, एसआरके ने हरे रंग के पहने हैं, सिंबोलिज्म किया जा रहा है, और गाने का नाम बेशरम रंग तो है ही। कोई सेंस है इस बात की? देखो, अब इस आर्ग्यूमेंट में कितना लॉजिक है कितना नहीं, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, बट हाँ ये कि रंग क्या है और क्या नहीं होना चाहिए, ये इसका हम एक ट्रेलर पहले अक्षय कुमार की मूवी दे दनादन में भी देख चुके हैं। बट हाँ, उस टाइम पे ये एजेंडा नहीं चलता था, तो कोई इतनी बात नहीं हुई। रंग तब भी वही था, रंग अब भी यही है, बट अब थोड़ा नजरिया बदल गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, लेट्स कट द क्रैप फर्स्ट। कई पॉइंट्स पे इस गाने को सही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ये यहां पर आप देख लो कि यहां पर काला चश्मा के ड्रॉप पे कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बन रही है। इस पोस्ट से क्या बताने की कोशिश की जा रही है हम सबको पता है। और इस वीडियो का टेक्सचर ऐसा है कि बीच में एक पिटबुल का केमियो भी आ सकता है। इनफैक्ट अगर सही एडिटिंग का इस्तेमाल किया जाए तो भाई इस गाने में और निरोध के एड में आप अंतर नहीं बता पाओगे। उलझी सी रहती हूँ ख्यालों में तेरे। देखो, हो सकता है ये गाना मूवी को स्पाइस अप करने के लिए रखा गया हो, लेकिन बॉलीवुड का एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी है कि वो एक्ट्रेस को कभी कभी मूवीज में सिर्फ सेक्स अपील और ये आइटम सॉन्ग्स के लिए ही रखता है, और इस कल्चर को कोई कॉल आउट क्यों नहीं कर रहा। सी, वी आर ऑल फॉर नॉर्मलाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग सेक्सुअलिटी, उस चीज की तो जरूरत भी है हमारी कंट्री में, बट ऐसे डांस मूव्स के बाद आप होलियर देन नाउ तो ना ही बनो। बिसाइड्स, आई थॉट वी वर ओवर दिस आइडिया ऑफ आइटम नंबर सॉन्ग्स इन बॉलीवुड। मतलब ये कि एक फीमेल कैरेक्टर बस एक मेल कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट होगा, या एक आई कैंडी होगा, आइटम नंबर, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल बॉडी। आई थिंक हम इसके आगे बढ़ रहे थे ना, हम इसको कॉल आउट कर रहे थे। मतलब सिनेमा का फाइनली वो टाइम आ गया था जब हम स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स देख रहे थे, फीमेल कैरेक्टर के बेसिस पे मूवीज बन रही थी और चल रही थी। वी वर सेलिब्रेटिंग आर्टिस्ट लाइक तापसी पन्नू। फिर आप इसको क्यों डिफेंड कर रहे हो? मतलब नशा मुक्ति केंद्र भी खोलना है, लेकिन बगल वाला ठेका भी चलना चाहिए। और कन्याओं, आपका जब फेमिनिज्म और ये एसआर के लव जब क्लैश कर रहा है ना, तो थोड़ी हिपोक्रेसी बाहर आ रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई यूट्यूबर सौरभ जोशी को लेकर। अनलाइकली होगा कि आप अगर यूट्यूब पर हैं और आपने सौरभ जोशी की कभी वीडियोस नहीं देखी हो। सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर हैं। दिस बॉय फ्रॉम हल्द्वानी हैज ओवर 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये व्लॉगिंग करते हैं, पुट्स ऑन डेली बिट्स एंड पीसेस ऑफ हिज लाइफ ऑन यूट्यूब। सब जानते हैं कि ये हल्द्वानी से हैं, उत्तराखंड का एक छोटा बट बहुत खूबसूरत शहर। अब वो वीडियो देखते हैं जिसपे मसला हुआ। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो इस वीडियो के बाहर आने के बाद लोगों ने कमेंट किया कि बड़ा घमंड आ गया तेरी में, तेरी वजह से जानेंगे लोग शहर को। 4 सब्सक्राइबर वाले चश्मिश, तुझसे ज्यादा पुराने रोड पे गड्ढे हैं यहाँ पे, चिरकुट। देखो, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि जो सौरभ ने कहा उसमें उनका कोई गलत इंटेंशन था। अगर आप भाषा की टोनैलिटी को समझोगे, सुनोगे स्टेटमेंट को, तो आपको समझ में आएगा कि ही इज प्राउड ऑफ हिज सिटी। उनको गर्व है, अभिमान नहीं है। और जो उसने कहा वो एक हद तक सही भी है, क्योंकि इसके थ्रू लाखों लोग हर रोज आपके शहर का एक गलियारा देखते हैं, जो कितनी खूबसूरत बात है। और हल्द्वानी के लोगों को भी इस 20 साल के लड़के पर गर्व होना चाहिए। और ये स्मॉल टाउनर्स में होता है जब वो अपने शहर के रूट्स पर गर्व करते हैं। हमें शो के आखिरी में भी देखेंगे कि कई सारे लोग होते हैं जो अपने शहर की, अपने गांव की छोटी छोटी बातों पर बहुत गौरव से बताते हैं, बहुत प्यार से बताते हैं। और मुझे से कई बार डीएम्स आते हैं जब लोग बोलते हैं कि सर हमारे शहर का एक बार नाम ले देना, चाहे हमारा लो या ना लो। बट ऑल थिंग्स सेड, ये सौरभ का और उनकी ऑडियंस का इंटरनल मैटर है, उनका अपना मसला है। न्यूज में आया तो मैंने आपको बता दिया। चलो, न्यूज से याद आया, बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। इस हफ्ते एक बार फिर से बॉर्डर पर भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई। अब इसमें मैं एक बार फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोर देन 1 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां भारतीय और चीनी सैनिकों की
आपस में भिड़ंत हुई है। पहले गलवान में हुई थी और इस बार अरुणाचल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। भारतीय सेना का कहना है कि तवांग सेक्टर में चाइना की तरफ से ट्रांसग्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ये क्लैश हुआ है। एंड थैंकफुली माइनर इंजरीज ही आई है, कोई लॉस ऑफ लाइफ रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर आप डिफेंस एक्सपर्ट्स की सुनेंगे तो उनका मानना है क्योंकि कुछ समय बाद जब सर्दी आ रही है तो ये जो टेरेन है इस पर पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चाइना कुछ पॉइंट्स पर कब्जा जमा कर जो बॉर्डर का स्टेटस को है उसको चेंज करना चाहता है। खैर, ऑपोजिशन ने कहा है कि भाई चाइना आंख दिखा रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और सरकार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई टुकड़ा नहीं ले पाएगा। यू नो द ड्रिल, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो। एक इंटरेस्टिंग खबर आई है पॉलिटिक्स से एंड आई विल मेक इट वेरी क्विक, बाकी लीव इट फॉर योर इंटरप्रिटेशन। ये है फादर स्टैन स्वामी, इनका पिछले साल देहांत हो गया था। ये झारखंड छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरियाज है उनमें उन्होंने बहुत समाज सेवा का काम किया था। ये बहुत बड़े समाज सेवक माने जाते थे और इनको भीमा कोरेगांव जो वायलेंस केस था उसमें हिरासत में लिया गया था। फादर स्टैन स्वामी समेत वरावरा राव, सुधा भारद्वाज जैसे कुछ एक्टिविस्ट थे, इन पर यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने वायलेंस इंस्टिगेट किया था और इवन प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन तक का इन लोगों का विशेष प्लान था। ये काफी फेमस भीमा कोरेगांव केस है, आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। अब इस हफ्ते इस केस में एक डेवलपमेंट हुई। यूएस की एक फॉरेंसिक फर्म ने दावा किया है कि भीमा कोरेगांव केस में जिन एविडेंसेस को आधार बनाकर कोर्ट में पेश किया जा रहा था वो फादर स्टैन स्वामी के लैपटॉप में प्लांट किए गए थे हैकर्स द्वारा। इसमें दुखद बात यह है कि इस केस के फाइनलाइजेशन के पहले ही पिछले साल इस वृद्ध इंसान की हिरासत में ही मौत हो गई। अब इसमें सच्चाई है कि नहीं, कॉन्स्पिरेसी है, ये आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। बट हाँ, जब ऐसी न्यूज आती है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जैसी एजेंसी के सम्मान पर ठेस पहुंचता है। मतलब हमारे दिल में ऐसी एजेंसीज के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो थोड़ी कम होती है। और इज्जत की वैल्यू क्या होती है आप उसी इंसान से पूछो जिसकी कोई नहीं करता है कि नहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस हफ्ते एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा है कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी भी राइट टू प्राइवेसी का एक हिस्सा होती है, जो हमारी फंडामेंटल राइट है। और कोई भी थर्ड पार्टी जैसे कि एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर आपकी इजाजत के बिना आपकी लोकेशन डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये कई बार होता है ना कि हमारे जो एप्स इंस्टॉल होते हैं वो हमसे लोकेशन परमिशन वगैरह मांगते रहते हैं, वो आपकी इजाजत के बिना किसी और से इसको शेयर नहीं कर सकते। दैट इज इलीगल। और ये वाला छोटा सा जजमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल के जमाने में आपका जो मोबाइल फोन होता है वो आपकी काफी सेंसिटिव और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और लॉ के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जाना काफी जरूरी है। आजकल मैं नहीं चाहता कॉलेज इज द, अगली न्यूज इज फॉर जनरल नॉलेज इज द। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में असेंबली इलेक्शन पूरे हुए और सुखविंदर सिंह सुक्खू अब वहां के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जीता था और ये कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट रहे हैं। सुखविंदर जी कांग्रेस के काफी वेटरन लीडर हैं, अपने कॉलेज टाइम में एनएसयूआई में भी रहे थे जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। स्टेट यूथ कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इतने लंबे पॉलिटिकल करियर के बाद अब ये हिमाचल प्रदेश के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। नोट कर लो, जनरल नॉलेज केबीसी में आ गया तो एक्सपर्ट एडवाइस। डिस्क्लेमर अलर्ट, अगली न्यूज थोड़ी विचलित कर देने वाली है, तो अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक स्कूल की लड़की पर एसिड अटैक हुआ। हर एडिशनल डिटेल के बाद ये खबर और ज्यादा विचलित कर देने वाली हो जाती है। जिसे नहीं पता बता दूं कि जो एसिड अटैक वाला क्राइम होता है ये हमारे देश की काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। लैंडमार्क जजमेंट आया था, लक्ष्मी अग्रवाल का एक केस था जिसके ऊपर छपाक मूवी भी बनी थी और उस केस में कोर्ट ने यह बोला था कि जो एसिड उठता है इसको जनरल सेल के लिए उन्होंने बैन कर दिया था। फिर भी इन लोगों को एसिड आसानी से ऑनलाइन इन लोगों ने खरीदा था, एक वेबसाइट से इनको अवेलेबल हो गया और इन्होंने ये अटैक किया। एंड पर्सनली मैंने एक एसिड अटैक पर एक वीडियो बनाया था। एंड एसिड अटैक इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम अ ह्यूमन कैन कमिट और फॉल विक्टिम टू। मतलब मेरी करियर का सबसे मुश्किल वीडियो था ये वाला। ना इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं किया गया, ये प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया था ये अटैक। और 3 इसके जो मेन अक्यूज्ड हैं, सचिन, हर्षित और वीरेंद्र, ये 19, 20, 22 साल के लड़के हैं। मतलब दे आर बेयरली अडल्ट्स येट, दाढ़ी भी नहीं है इन लोगों की और इन लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया है। तो ये सोचने वाली बात ये है कि हमारे देश का यूथ अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन खैर, बॉयकॉट खेलने से फुर्सत मिले तब ना। लास्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स, जहां पर आने वाले संडे को खेला जाने वाला है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, सबसे बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच। ये मैच खेला जाएगा अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। फ्रांस इज ऑलरेडी द डिफेंडिंग चैंपियन एंड अर्जेंटीना से खेलते हैं लियोनेल मेसी, प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर टू एवर प्ले द स्पोर्ट। ये ऑलरेडी एक बार फाइनल में रनर अप रह चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टूर्नामेंट से अपनी टीम के साथ, पोर्चुगल के साथ बाहर हो चुके हैं और काफी लोग अब चाहते हैं कि ये फुटबॉलर जो अब रिटायरमेंट ले लेगा इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद, एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ रिटायर करें। अगर आप मैच हो चुका है उस पॉइंट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन जीता और कैसे जीता। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
अब बढ़ते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, यानी कि नॉनसेंस न्यूज। नागपुर में हाल ही में सीबीआई ने 9 इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अरेस्ट किया क्योंकि इन्होंने एसएससी का एग्जाम क्लियर तो किया था लेकिन दिया नहीं था। समझे? दरअसल इन्होंने डमी कैंडिडेट्स हायर किए थे, मतलब रुस्तम एग्जाम दे रहा था, मुन्ना भाई कैरम खेल रहे थे। फिर जब सीबीआई ने इनकी हैंडराइटिंग को, इनके थंब इंप्रेशंस को फॉरेंसिक्स में भेजा तो ये पकड़े गए। खत्म, बाय बाय, टाटा। फिर डिपार्टमेंट में तो थे ये लोग लेकिन आईटी नहीं, बीटी। हाल ही में पुलिस ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अरेस्ट किया जो अपनी ही कंपनी के एचआर से वसूली कर रहा था। सही खेल गया बेंच। दरअसल गुड़गांव की कंपनी के एम्प्लॉय ने चुपके से अपने किसी दूसरे नंबर से एचआर को फोन लगाया और बोला कि सुनो, मैं बोल रहा हूं बबलू भाई, और मुझे तुम्हें मारने की सुपारी मिली है 25 लाख रुपए में, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो 12 लाख रुपए दे दो। शाबाश। ये पहला ऐसा एम्प्लॉय है जो एचआर की छुट्टी की प्लान बना रहा था। एज एक्सपेक्टेड अगले इंसान की फट गई, और वो किसी पे शक भी कैसे करे, एचआर की बहुत लोगों से दुश्मनी होती है। फिर जब पुलिस कंप्लेन हुई तो ये भाई साहब पकड़े गए, लेकिन आइडिया अच्छा देके गए, मतलब यूज किया जा सकता है, फिरौती ना सही, छुट्टी तो मांगी जा सकती है। बात तो सही है। अगर आपको नहीं करना तो कॉलीग से वीडियो शेयर कर दो, क्या पता उसके काम आ जाए। देखो, हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहां कुछ बच्चे ना बहुत वीडियो गेम्स खेलते हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ जब एक बच्चा फोर्टनाइट वीडियो गेम बहुत खेलता था, माँ बाप परेशान हो गए, वो नहाता नहीं था, खाना पीना नहीं खाता था, माँ बाप फिर परेशान हो गए। बच्चे को समझाया, नहीं माना, तो माँ बाप को आया एक मेंटोस आइडिया और उन्होंने फोर्टनाइट गेम की कंपनी एपिक गेम्स के खिलाफ केस कर दिया। और उन्होंने कंपनी को केस करके कहा कि ये क्या बावासीर बना दिया, हमारा बच्चा काम करना बंद कर दिया। अच्छा, आपने सुना होगा कि एनसीआर में ना बड़े अलग अलग तरीके के कांड होते हैं। हुआ यूं हाल ही में कि ग्रेटर नोएडा में एक आदमी को किडनैप कर लिया और किडनैपर्स ने फिरौती में पता क्या मांगा? उसका कुत्ता। हाँ, दरअसल अलीगढ़ के कुछ बंदों ने ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी से एक आदमी को किडनैप किया और बोला कि आपका एक कुत्ता है डोगो आर्जेंटिनो, वो हमें बड़ा पसंद आया, आप वो दो। उसने नहीं दिया तो उसको किडनैप कर दिया और बोला कि तुमको तब छोड़ेंगे जब तुम अपना कुत्ता दोगे। गजब टूबीबाज आदमी। ये तो वही बात हो गई कि नेता को किडनैप कर लिया और फिरौती में न्यूज एंकर मांग रहे हो। बड़े अच्छे लगते हैं। इस हफ्ते के पॉजिटिव न्यूज सेगमेंट के लिए मेरे पास आपके लिए 3 स्टोरीज हैं। आप पहली कौन सी सुनोगे? टॉस करके डिसाइड कर लें, लेकिन उसमें तो 2 साइड होती हैं, स्टोरीज तो 3 है। साला नौटंकी। पहली स्टार्ट करते हैं प्रयागराज से। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कभी जेल नहीं गए होंगे, अनलेस आपने चोरी या नेतागिरी की हो। अमूमन हर शहर में कम से कम एक जेल होता है। एक जेल रोड होती है जिससे जेल बड़ी बड़ी दीवारों से सेपरेटेड होता है। आम जिंदगी से जेल की जिंदगी काफी हटके होती है और एक शहर के बीच में इस छोटी सी जगह में एक कैदी अपनी जिंदगी कैसे बिताता है, ये सवाल थोड़ा क्यूरियस करता है। बट ऑब्वियसली जेल की जिंदगी कुछ अच्छी तो होती नहीं है। कहा जाता है कि जेल में जिंदगी लोग जीते नहीं है, काटते हैं। बट नैनी सेंट्रल जेल में कुछ अलग हो रहा है। यहां की कुछ कैदियों के लिए जेल फॉर अ चेंज स्कूल बन गया है। दरअसल नैनी सेंट्रल जेल में 9 अंडर ट्रायल कैदी बाकी कैदियों को पढ़ा रहे हैं। यहां जेल के अंदर बकायदा 9 से 10, 3 से 4 क्लासेस लगती हैं और लगभग 700 कैदी स्कूल जाते हैं। और यहां पर कैदियों द्वारा कैदियों को ही बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मतलब कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो अनपढ़ है, वो छोटा बड़ा सीख रहा है। एंड दिस टेल्स अस दैट इवन इन द वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस एजुकेशन कैन गिव अस होप। एंड एज वी ऑल नो, होप is a good thing, maybe the best of things. एजुकेशन से ही रिलेटेड अगली पॉजिटिव न्यूज है ओडिशा राज्य से। ये है एक टीचर नगेशु पात्रो। एक बैक स्टोरी बताता हूं इनकी। जब लॉकडाउन हुआ था तब जब सारे स्कूल बंद हो गए थे तो इन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोला था जहां ये बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगे थे। और क्योंकि ये पढ़ाने में अच्छे थे तो धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। पहले 8th के बच्चे आते थे, फिर 10th, फिर 12th, फिर हर कैटेगरी के बच्चे आने लगे। और पढ़ाई का स्कोप बढ़ाने के लिए इन्होंने खुद तो पढ़ाना कंटिन्यू रखा, बाकी और टीचर्स को भी हायर कर लिया जिन्हें छोटी सी एक सैलरी देते थे और ये सब मिलकर फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे। ये टीचर्स की सैलरी देते। लेकिन फिर भी जब पैसे कम पड़े तो ये रेलवे स्टेशन पर एक पोर्टर यानी कि एक कुली की तरह काम करने लगे ताकि ये उन टीचर्स की सैलरी दे पाए जो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। मतलब खुद भी पढ़ा रहे हैं, फिर एक कुली की भी जॉब कर रहे हैं ताकि कुछ बच्चे फ्री में पढ़ पाए। और हमने इस शो में ऐसी कई सारी स्टोरीज देखी हैं जहां लोग अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पर बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाते हैं। और हमने अक्सर इन स्टोरीज में कॉमन थ्रेड नोटिस किया, पता है क्या? कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनको अपने बचपन में पढ़ाई नसीब नहीं हो पाई। इन्हें वहां से पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की वैल्यू पता चली और आज जब ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए तो इनमें से कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोग शिक्षा से वंचित ना रह पाएं। और ये कितना खूबसूरत है। अगली पॉजिटिव स्टोरी है कर्नाटका के बैंगलोर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंगलोर को कहा जाता है सिटी ऑफ
इतनी बार बताया भाई, इतनी तो मेरी नाक है भी नहीं जितनी तुम कटा रहे हो। सिटी ऑफ गार्डन्स, यहां पर एक एनजीओ है, एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, और ये स्टार्ट किया था लेट हेमा जी ने, जो खुद पोलियो से पीड़ित थी और उन्हें अपनी बचपन में, अपने जवानियों के दिन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वो करती क्या थी कि वो हॉर्टिकल्चर यानी कि वो गार्डनिंग करती थी, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब्जियां उगाती थी, जिससे उनकी मेंटल थेरेपी होती थी। और उन्होंने रियलाइज किया कि ये हॉर्टिकल्चर से ही एक ये ऐसी स्किल है जिससे उनकी तरह कई सारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं अपनी जीवनी बना सकते हैं। तो उन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट किया और उस एनजीओ के थ्रू वो कई सारे स्पेशली एबल्ड लोगों को हॉर्टिकल्चर की स्किल सिखाने लगी। और आज वो तो दुनिया में नहीं है, बट उन्हीं का यही एनजीओ हजारों स्पेशली एबल्ड लोगों को गार्डनिंग सिखाता है, उनके मेंटल थेरेपी का ध्यान रखता है, उनको एजुकेशन देता है, उनके ऑपरेशन का ध्यान रखता है। और अब तक ये लगभग 10,000 ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिनकी जिंदगी संभाल चुके हैं। इस गार्डनिंग से उन्हें अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी भी मिलती है, और इससे होता क्या है कि वो एक स्किल सीख जाते हैं तो कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। अगर आप इनके एनजीओ, इनके काम के बारे में और जानना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और अगर लोगों का काम है कहना तो अपना काम है बिचिंग करना, इसलिए करते हैं। पिछले हफ्ते की वीडियो में इम्तियाज भाई ने कमेंट किया है, माय 8-year-old डॉटर वाचिंग विथ मी योर वीडियो एंड टुडे शी आस्क्ड मी वो फनी वाले भैया का वीडियो लगाओ। तो फिर सर आपने उनको अमीश देवगन का डिबेट दिखाया कि नहीं? थोड़ी मर्यादा रखिए। हर्षित शर्मा ने ट्वीट किया, अरे एनएफटी वाले बच्चे पैंट ऑर्डर करने के कितने लेते हैं? सही बात है, जर्नलिज्म के डीएसएलआर वाले दोस्त अपने 2 फोटो का रेट बताएं, एनआईएफटी वाले ऑल्टर का रेट बताएं, और मैकेनिकल इंजीनियर वाले आके कल मेरी गाड़ी साफ करके जाएं। तो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं। ये क्या हो गया भाई, तुम जेन ज़ी जनरेशन को ठीक हो ना तुम लोग? मतलब एस्थेटिक में फोटो ब्लर होनी है, दिमाग तो साफ रखो भाई। भाई ओवरसाइज टी शर्ट पहन के अंडर साइज ब्रेन क्यों हो रहा है तुम लोग का? हैं? मतलब इतनी खतरनाक जनरेशन है ना ये, मोदी जी की भाषा में बोलूं तो लवणेन भोज्यम। और पता है इसमें भी अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसके घर में श्राद्ध है, वो चाहे जो करे, इट्स हर चॉइस। मैं आंखियों से गोली मार दूंगा तुमको। ओहो, पुट इट जस्ट सी उर्फी जावेद इन एथनिक। दिस इज एज रेयर एज सुधीर चौधरी डूइंग जर्नलिज्म, एज रेयर एज केएल राहुल परफॉर्मिंग इन इंपॉर्टेंट मैचेस। स्टील बेलन कौन बनाता है सब चीजें? भगवान से डरो कंपनी वालों, तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते क्या? स्टील बेलन कौन बनाता है यार? देखो स्टील बेलन मत बनाओ, बेलन, झाड़ू, चप्पल, बेल्ट, ये सब मल्टीपर्पज होते हैं हम लोगों के घर में। मम्मी पापा का मन अच्छा होता है तो दिला देते हैं, और खराब होता है तो उसी से हम लोग की पूजा भी हो जाती है। व्हाट्स योर प्लान बी इफ नोबडी मैरीज यू? मुझे तो प्लान ही में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही भाई। एंड अ शाउट आउट टू लावण्या नरगिस, जो हर हफ्ते कमेंट करके ना कोई एक ना एक इमोजी छोड़ देती हैं। सो और ये हमेशा से होता रहा है। सो लावण्या, थैंक यू सो मच। अगर आप भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाना चाहें तो कॉमेंट में अपना फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो या कुछ ना कुछ कॉमेंट जरूर कीजिएगा। एंगेजमेंट में हेल्प मिलती है हम लोगों को, है ना? तो कुछ ना कुछ कॉमेंट जरूर कीजिएगा, गाली मत देना, मम्मी से शिकायत कर दूंगा। खैर चलो देखते हैं कौन कहां से है। कृष्णदास गुप्ता .52, हेलो आई एम आनंद। हेलो आनंद, वॉचिंग दिस शो फ्रॉम द सिटी ऑफ टेम्पल्स। द सिटी ऑफ टेम्पल इज कॉल्ड, उड़ीसा में है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा मंदिर है। इनफैक्ट जो भुवनेश्वर का नाम जो है वो आता है भगवान शिव के नाम से, त्रिभुवनेश्वर। इसलिए जो भुवनेश्वर में आपको ज्यादातर मंदिर मिलेंगे वो भगवान शिव के मंदिर होते हैं। सो one thing which tells us about the culture of India, right? गुलीजार 1994 is watching from एक जगह है, उसका नाम है नबी करीम। बताइए कौन सा सिटी है यहाँ बैग के लिए फेमस जगह है, हैंडबैग के लिए। दरअसल जो नबी करीम जगह है ये मुझे पता है, ये है दिल्ली के चावड़ी बाजार एरिया के पास एक जगह पड़ती है नबी करीम। वहां पे आपको बहुत सस्ते सस्ते बैग मिल जाएंगे, मतलब 70, 80, 100 रुपए में वो बैग मिल जाएंगे जो आपको शायद ऑनलाइन 500, 600 रुपए में मिलते हैं, या फिर 1000 रुपए में भी मिलते हैं। और दिल्ली की खास बात यह है कि आपको बहुत जगह ऐसे मार्केट होते हैं। चावड़ी बाजार मार्केट हो गया, जनपद पे लगता है इस टाइम पे, सर्दियों के कपड़े अच्छे मिलते हैं। लाजपत नगर में लगता है, सरोजनी नगर एक मार्केट बहुत फेमस है। छोटे छोटे मार्केट है दिल्ली में कई, जहां पे सस्ते में आपको चीजें मिल जाती हैं। डेव दुल्सन इज वॉचिंग फ्रॉम अ स्टेट वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग। ये था जिमखाना ग्राउंड में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। आजकल उसे नेताजी स्टेडियम भी कहते हैं, और ये होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सो वेयर डिड नेताजी होस्टेड द फर्स्ट नेशनल फ्लैग? पोर्ट ब्लेयर। डार्क डॉट महबूब, सिर्फ नाम में डार्क है, आदमी रंगीन हो। वॉचिंग
Which area is attached to another country next does not require a passport and visa to that country? वो है नेपाल, क्योंकि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिससे इतना ज्यादा हमारा बॉर्डर पोरस है कि हम लोगों को अगर नेपाल जाना है तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और जो नेपाल से एडजस्टेंट हमारी कई सारी सिटीज हैं, जैसे कि गोरखपुर हो गया, वहां के लोग आराम से नेपाल चले जाते हैं और आ जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज रंजीता साहू हु इज वाचिंग फ्रॉम अ सिटी which has the world's longest dam and whose native sari is famous throughout the world and for which sari the former Prime Minister Indira Gandhi was wearing. और longest dam is हीराकुंड डैम on the महानदी रिवर, जो संबलपुर के पास है। और जो साड़ी का वर्णन किया गया है वो है संबलपुरी साड़ी, जो बहुत फेमस है। इंदिरा गांधी की भी एक बहुत आइकॉनिक इमेज है जिसमें वो संबलपुरी साड़ी पहनती नजर आई हैं। तो दिस वाज योर आंसर। ऐसे ही अगर आप भी अपने शहर पर घमंड करना चाहें तो आप अब शो देखते हुए एक सेल्फी लीजिए, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए विद दिस हैशटैग और अपने शहर की कोई एक हिंट बताइए। अगले शो में हम सब मिलकर आपके शहर का नाम गेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का वीडियो आपको इधर मिल जाएगा और इस पॉइंट पर ये शो जो है वो खत्म हो चुका है। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है या आप बस शो देखने आए थे तो आप जा सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज जो मैंने पहले प्रॉमिस किया था वो मैंने अपने ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड किया है, वो ये रहा। ओके, तो लास्ट में क्या बात करनी थी पहले स्पेसिफाई कर देता हूँ दैट इट इज बेसिकली अ थैंक यू नोट, क्योंकि संडे शो के 1 साल पूरे हो चुके हैं और ये मैंने ग्रीन स्क्रीन के सामने और मतलब ना पूरा सेटअप के सामने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आई वॉन्टेड इट टू बी रॉ, क्योंकि यही एक टेक है, इसके बाद मुझे लगता है मैं रीटेक भी दूंगा। तो ऐसे बस अभी बैठा हुआ था, मैं पुराने अपने कुछ वीडियोस देख रहा था जहाँ मतलब ना इनिशियल जो वीडियोस थे। जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू गाइस, है ना। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट। इट्स बीन 1 year, लाइक 54 weeks, 54 episodes। 12 दिसंबर को पहला एपिसोड दिया था एंड आई थिंक दिस वुड बी लॉन्चिंग ऑन, आज क्या है 16, 17, 18, 19 तो 1 साल हो चुका है। इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी गाइस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए कंटेंट बनाकर, जैसे मुझे हमेशा से लगता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है। स्टार्ट बहुत वैसे किया था कि पता नहीं था क्या करेंगे यार, कैमरा नहीं आता था, लाइटिंग नहीं आती थी, बस नॉर्मली से था कि हाँ करना है, संडे शो करना है। एंड आई जस्ट स्टार्टेड, आई डिडंट नो वेयर आई वुड गो। शुरू के कुछ टाइम में तो लग रहा था यार नहीं हो पाएगा, पैकअप करके वापस झांसी जाना पड़ेगा, बट फिर वो हो गया और धीमे धीमे ग्रो कर दिया मैं। एंड जितना भी अभी तक कर पाया हूँ, आई नो उतना एक्सपेक्ट मतलब जितना फिर ना बीच में एम कर लिया था उतना अभी तक नहीं हो पाया, बट इट्स डिसेंट। आई लाइक दिस स्पेस। द लर्निंग कर्व हैज़ बीन अमेजिंग। बहुत लोग हैं जिनको थैंक यू बोलना है एंड आई कैन लाइक शो यू दैट। पीछे दिख रहा है प्ले बटन, उन पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। होपफुली किसी दिन ना इन सबको एक साथ ला के चैनल पे मैं बात कर पाऊंगा आपके साथ। छोटा सा एक मैसेज आपको बस ये भी देना था कि आई एम वेरी सॉरी दैट आई हैवंट बीन दैट कंसिस्टेंट। काफ़ी टाइम से संडे शो आता है, उसके अलावा मेनी पीपल हैव बीन एक्सपेक्टिंग मोर वीडियोज़। शॉर्ट्स डाल रहा हूँ बट आई डोंट थिंक दे काउंट दैट मच। आई अग्री दैट चैनल को ग्रो करने के लिए और भी सारी वीडियोस डालनी हैं, वो ट्राई कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, मीम रिव्यूज़ ट्राई की हैं, बॉक्स पॉप्स ट्राई की हैं, सोशल एपिसोड्स ट्राई किए हैं, इंटरव्यूज़ ट्राई किए हैं। समहाउ कुछ काम नहीं कर पाया, कुछ टीम बदल गई, तो ये सारी चीज़ें ना बैकड्रॉप पे चल रही हैं। बट नाउ आई थिंक कि एक प्लान है जिसमें कंसिस्टेंटली जा सकते हैं। 2023 से सोच रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करूँ, तो होपफुली वो अच्छा जाएगा, आप लोगों को वो कॉन्टेंट पसंद आएगा। So the future would be very great. I think I have already speak for like 3 minutes. So thank you so much for all the love and support. I will continue to keep making great content for everyone. And yes, cheers to Sunday show and to you guys. Thank you so much. Tata, bye bye, Shabak here. Like, subscribe and share.